हेलो, वेलकम बच्चों। थ्रेशोल्ड फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉस लॉ आज हम पढ़ेंगे। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ऐसे पढ़ चुके हो, गॉस लॉ आज पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, यानी E cos थीटा, या कई बार एरिया को S से भी दिखाते हैं ES cos थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है पूरे सरफेस पर तो फाई E बराबर आता था E डॉट ds। तो यह जनरल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो अभी तक आप लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर तक, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया का इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पर। अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ यह क्लोज्ड सरफेस के लिए दिया गया है। गॉस लॉ जो होता है किसके लिए होता है? क्लोज्ड सरफेस के लिए। यह सबसे पहला क्राइटेरिया है कि सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड सरफेस है तो आप गॉस लॉ लगा सकते हो। तो क्या कहा गया है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी कहने का मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, मैथमेटिकली गॉस लॉ को ऐसे लिखा जा सकता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी E डॉट ds यह बराबर हो जाएगा Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। यही गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इस गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपका सरफेस क्लोज होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम रीड आउट करते हैं। जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें आपको लिखा गया है, हम इसको रीड आउट कर देते हैं। हाँ, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि E डॉट ds बराबर Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। पहली बात, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस नो मैटर व्हाट इज इट्स शेप और साइज। कोई भी शेप और साइज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉस लॉ कोई भी क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लीकेबल है। सरफेस खाली क्लोज होना चाहिए, चाहे वह सरफेस टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके क्लोज हो, या गोला हो, या सिलेंडर हो, बस क्लोज्ड होना चाहिए। स्फीयर हो या सिलेंडर हो या क्यूबॉइड हो, सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए बस। Q in includes the sum of all charges enclosed by the surface. The charges may be located anywhere inside the surface. दूसरा पॉइंट को मैं समझा रहा हूं। दूसरा पॉइंट ये है कि अब अगर यह कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसमें बहुत सारा चार्ज है, Q1, Q2 और Q3, या 3 चार्ज मान लो इसमें दिया गया है, तो इससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, यानी E डॉट ds टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यह जो होगा वह किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट, जहां Q इन की जगह हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर बाहर में कोई चार्ज है Q4 तो वह चार्ज यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो E डॉट ds बराबर सिर्फ होना चाहिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई इप्सिलॉन नॉट।
कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा सिर्फ अंदर वाले चार्ज के कारण ही होगा, बाहर वाले चार्ज के कारण नहीं होगा। तीसरा दिया हुआ है कि इन दिस सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो टेकन दैट देयर आर सम चार्जेज इनसाइड एंड सम आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड whose flux appears on the left side of the Gauss law is due to all the charges both inside and outside surface, but Q in of right side includes only inner charges। यह जो तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ गॉस लॉ में दो बातें हो गई, एक LHS एक RHS। तो LHS यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, यह भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है, और RHS Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट यह भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही देता है। ठीक है, तो यह गॉस साहब ने यह इंक्लूड किया, यह हमको पहले से मालूम था कि इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यह गॉस साहब दिए कि Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट भी उसी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड Q1, Q2, Q3 और Q4 सारे चार्ज के कारण होता है। जैसे यहाँ पर अगर छोटा सा कोई एरिया लो, इस छोटे से एरिया से अगर तुम छोटा सा फ्लक्स निकालना चाहोगे, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहोगे, तो यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे और यहाँ का एरिया लोगे ds। तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ Q1, Q2, Q3 के कारण नहीं, बल्कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड Q1, Q2, Q3 और Q4 के कारण, चारों के कारण होगा। यानी कहने का मतलब कि LHS में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेज। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ड्यू टू ऑल द चार्जेज, सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा नहीं बोलेंगे हम कभी कि खाली इनर चार्ज के कारण होगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज के कारण होगा, चाहे वह चार्ज भीतर है तब, चाहे बाहर है तब। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाए तो Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट जो है, इस फार्मूला से जो चार्ज जो लेंगे वह सिर्फ इनर चार्ज ही लेंगे। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज्ड सरफेस से होता है वह बाहर वाले चार्ज के कारण जीरो होता है, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज के कारण होता है। और पूछो कैसे, तो इसको मैं समझाता हूँ कि क्यों बाहर वाले चार्ज के कारण फ्लक्स जीरो हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो यह एक क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ पर कोई चार्ज है +Q, ठीक है। अब अगर हम बोलते हैं कि क्लोज्ड सरफेस के भीतर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो ना तो यहाँ शुरू होगा ना यहाँ खत्म होगा। यानी जितना यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। अगर इसमें प्रवेश किया है तो वह बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ना निकलने का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर भीतर में कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ से नया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू नहीं होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर चला गया वह अंदर खत्म नहीं होगा। क्लियर है? क्लोज्ड सरफेस के भीतर अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं होगा और अचानक शुरू भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो फील्ड लाइंस इधर से पास अंदर गया उसको बाहर निकलना ही है, जो फील्ड अंदर गया उसको बाहर निकलना है। इसीलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर वाले चार्ज के कारण जीरो हो जाता है। हाँ, अगर यह क्लोज्ड सरफेस है, अंदर में कोई चार्ज है मान लो +Q, तब क्या है, यहाँ से सिर्फ बाहर ही निकलेगा, अंदर में कोई फील्ड आ नहीं रहा है, कोई लाइन फील्ड लाइंस अंदर में नहीं आ रहा है, सब बाहर निकल रहा है। तो इसीलिए यहाँ फ्लक्स सिर्फ बाहर निकलने वाले फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। अगर यह सब बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव कहलाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है, सब अंदर जा रहा है अंदर, तो इसके कारण जो फ्लक्स होता है वह नेगेटिव कहलाता है। वह क्या कहलाता है? नेगेटिव। यानी यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज सरफेस से सिर्फ बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव फ्लक्स, सिर्फ अंदर जा रहा है तो नेगेटिव फ्लक्स, और जितना अंदर जा रहा है फील्ड लाइंस उतना ही बाहर निकल रहा है तो जीरो फ्लक्स। अगर अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा तो जितना फील्ड लाइंस अंदर जाएगा पक्का है उतना ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। यह बात याद रखना। हाँ, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बाई ऑल द चार्जेस, चाहे वो अंदर में हो तब चाहे बाहर हो तब। फ्लक्स सिर्फ भीतर वाले चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज के कारण। क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट है द इमेजिनरी सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ
इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। हाँ, एक डिफिनीशन आता है गॉसियन सरफेस, एक वर्ड है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस अपने मन से हम क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं, कहीं भी जरूरत पड़ने पर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम चूज करते हैं। तो गॉसियन सरफेस का डिफिनीशन हो जाता है, क्या है, एनी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, एनी इमेजिनरी क्लोज्ड surface chosen for the application of Gauss law, क्योंकि गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको क्लोज सरफेस चुनना ही पड़ेगा फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो जो भी सरफेस आप चूज करते हो गॉस लॉ के लिए उसी को गॉसियन सरफेस कहते हैं, इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। हम देखेंगे आगे एक एक करके कैसा कैसा गॉसियन सरफेस है। हम कुछ कॉमन गॉसियन सरफेस लिख देते हैं, बस उतना ही पे आपको काम चल जाएगा। कॉमन गॉसियन सरफेस, ये अगर आप याद रखोगे तो आपका काम 12th में चल जाएगा। पहला स्फीयर, दूसरा सिलेंडर, दूसरा क्या है, सिलेंडर, और तीसरा क्यूबॉइड। ये तीन तरह के ही आपको गॉसियन सरफेस लेने से आपका लगभग 12th में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, जनरली वी चूज गॉसियन सरफेस वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेल डिफाइंड, मींस आइदर कांस्टेंट और जीरो is tangential to the surface so that EDS, EA or 0 at any point. We do it just for the ease of calculation. Gauss law becomes easy to apply when there is symmetry in the charge system. हम गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करते हैं कि कुछ उसमें सिमेट्री मिल जाए, कुछ आसान हो जाए कैलकुलेशन करना। क्योंकि देखो गॉस लॉ अप्लाई करने में LHS को RHS से कंपेयर करते हैं, तो LHS में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया है, LHS में क्या है, EDS का इंटीग्रेशन है, वही निकालना टफ काम है। आपको देखोगे तो यही निकालना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि यह क्या होगा, क्योंकि यह वाला तो बहुत आसान है। इधर के बारे में अगर कुछ नॉलेज मिल जाए तो इधर का नॉलेज तो इजी है, कितना चार्ज इंक्लोज है आसानी से पता चल जाएगा। तो इधर को क्या करना पड़ता है कि ऐसा सरफेस चूज करना पड़ता है, चूजन सरफेस। दो तरीका से हम दिमाग में रख के चूज करते हैं सरफेस। पहला कि ई जो है आइदर यूनिफॉर्म हो जाए, आइदर यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यूनिफॉर्म हो, परपेंडिकुलर सरफेस पर हो, तो उस समय इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगा, परपेंडिकुलर है तो यानी एरिया वेक्टर के साथ एंगल 0 डिग्री, तो सीधे यहाँ हो जाएगा ई गुने एरिया, एस का इंटीग्रेशन यानी ई गुने एस, कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुने सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया भी निकालना आसान है अगर आप सरफेस चूज किए हुए हो, जैसे क्यूबॉइड है, स्फीयर है, ये सब का सरफेस एरिया तो आपको मालूम है, लिख देते हैं इसे हम यहाँ पे। सरफेस एरिया की आपको जरूरत बार बार पड़ने वाली है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सरफेस एरिया। स्फीयर का अगर देखा जाए तो स्फीयर का हो जाता है 4 पाई r², और इसका देखा जाए सिलेंडर का, तो सिलेंडर में दो तरह का सरफेस होता है, एक हो गया कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस का एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू L लेंथ ऑफ द सिलेंडर, और प्लेन सरफेस का हो जाएगा, प्लेन सरफेस 2 होता है तो इसका हो जाएगा 2 गुने पाई r², यह हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया जरूरत कम पड़ता है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया अगर जरूरत पड़े तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई r कॉमन, वहां से आ जाएगा r प्लस L, यह हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और उसी प्रकार क्यूबॉइड हो जाए तो क्यूबॉइड में सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जैसे 2 इंटू सब 2 होता है, सब क्या होता है 2, लेंथ गुने ब्रेथ प्लस लेंथ गुने हाइट प्लस ब्रेथ गुने हाइट। तो ये हमको ध्यान में रखना है। उसमें 3 तरह का सरफेस होता है क्यूबॉइड में, एक लंबाई और चौड़ाई से मिलके बनता है, एक लंबाई और ऊंचाई से मिलके, और एक चौड़ाई और ऊंचाई से मिलके। 3 तरह का सरफेस, टोटल 6 सरफेस होता है, हर एक सरफेस 2 गुना, आमने सामने वाला सरफेस एक जैसा। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, लिख लीजिए इसको।
तो हम गॉस लॉ को ऐसा सरफेस हम चूज करते हैं ताकि हमको आसान हो जाए हाँ बनाना, लेकिन ये वैलिड जो फॉर्मूला है सारे के लिए है, लेकिन हमको बनाने में परेशानी होती है, ठीक है। और यह जो गॉस लॉ है इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर ऐसा हो जाए कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, देन गॉस लॉ इज नॉट वैलिड, तब गॉस लॉ वैलिड नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा होता है तो गॉस लॉ फिर वैलिड नहीं रहेगा। गॉस लॉ तभी तक वैलिड है जब तक यह रहता है। तो अब हम प्रूफ देखेंगे गॉस लॉ का यूजिंग कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ, दोनों एक दूसरे का पूरक है। कूलम्स लॉ गॉस लॉ को प्रूफ करता है और गॉस लॉ कूलम्स लॉ को प्रूफ करता है, ठीक है। यह सब प्रूफ इंपॉर्टेंट है, VVI प्रूफ गॉस लॉ यूजिंग कूलम्स लॉ। मतलब गॉस लॉ से प्रूफ करना है। लैंग्वेज हम सारा हैंड रिटन नोट्स में है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा PDF का, डाउनलोड कर लो। यहां हम समझाने की कोशिश करेंगे। गॉस लॉ को प्रूफ करना है कूलम्स लॉ का यूज करके, यानी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमको मालूम है, इसको हम सही मानेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। इसको हम सही मानेंगे। टू प्रूफ क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे कि E.ds जो है यह Q/ε0 के बराबर है। यह हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? कंसीडर, एक चार्ज के लिए ही प्रूफ करेंगे। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज एंड a spherical Gaussian surface। एक स्फेरिकल सरफेस हम चूज करते हैं विथ चार्ज एट इट्स सेंटर, यानी चार्ज यहां पे है, एक सरफेस हमने चूज कर लिया ऐसा। यहां पर चार्ज है Q, यहां पर चार्ज क्या है Q, हमने एक सरफेस चूज कर लिया, इसका रेडियस R है। हमको मालूम है यहां पर अगर छोटा सा एक एरिया कंसीडर करें तो यहां यह हो जाएगा छोटा सा एरिया ds, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। किससे? कूलम्स लॉ से। और इसी प्रकार आप कहीं भी अगर आप सरफेस चूज करते हो किसी भी जगह पर तो वह क्या होगा? सरफेस एरिया सरफेस अगर कहीं भी आप चूज करते हो तो रेडियस जो होगा सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहां हम लिखेंगे हेयर ds इज ऑलवेज रेडियल। ds हमेशा क्या है? रेडियल है, यानी एरिया वेक्टर हमेशा रेडियल है, रेडियस के अलॉन्ग है। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब भी होगा बाहर की ओर ही होगा, रेडियल होगा। एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड निकलता है। तो इस केस में एंगल बिटवीन E.ds क्या हो जाएगा? E एंड ds हमेशा 0 डिग्री हो जाएगा। एंड ऑल्सो बाई सिमेट्री से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट
will be uniform over the surface, uniform over the surface। सरफेस के प्रत्येक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। क्यों? क्योंकि यह सरफेस का प्रत्येक पॉइंट इस चार्ज से बराबर बराबर दूरी पर ही है, इस चार्ज से बराबर बराबर दूरी पर है। नतीजा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इधर ही एरिया वेक्टर ही होगा, यानी दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। सो E डॉट ds बराबर क्या हो जाएगा? सो E डॉट ds बराबर E और ds cos 0 डिग्री, हमेशा दोनों के बीच में 0 डिग्री ही रहेगा। अब E चूंकि यूनिफॉर्म है, यह गोला साइन का मतलब है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस, पूरे सरफेस पर इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो बन गया, खत्म है, ये यहीं तक था ही। तो अब क्या है, बराबर अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं तो यही हो जाएगा E डॉट ई डी एस बराबर E यूनिफॉर्म है, जो भी है बाहर है, इतना गुने ds। तो क्या हो जाएगा, E की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और ds की जगह इंटीग्रेशन ऑफ ds हम रहने देते हैं, एक स्टेप और। ds मतलब पूरे का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यह क्या आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। 10 यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि E डॉट ds जो है किसके बराबर आ गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस लॉ का था, हम एक चार्ज के लिए प्रूफ किए हैं, मानेंगे कि सारे चार्ज के लिए यह बात सही है। गौर से इस चीज को देखिए कि अगर आपको गॉस लॉ प्रूफ करना है कूलम्ब्स लॉ से, तो कूलम्ब्स लॉ को सही मानना है, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, यह फॉर्मूला को सही मानना है और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और यह सिद्ध करना है कि वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी E गुने ds करने पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। अगर आपको रास्ता मालूम हो तो आपको बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रूफ इसमें होता है कि नहीं, प्रूफ कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ, प्रूफ कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। अब उसको भी प्रूफ करके देखते हैं। अगला है प्रूफ कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज करके कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करना है, यानी गॉस लॉ को सही मानना है। अब क्या मानना है, फाई E बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इस चीज को सही मानना है, इस चीज को क्या करना है, सही मानना है। और निकालना क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टू प्रूफ क्या हो जाएगा, टू प्रूफ इतना, एक फाई बराबर इतना होता है जो कि इसके बराबर होता है, और आपको टू प्रूफ प्रूफ कर देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर होगा फॉर सिंगल चार्ज सिस्टम। यह अगर आप प्रूफ कर देते हो मतलब आप कूलम्ब्स लॉ प्रूफ कर देते हो। देखते हैं, यहां भी सेम है, बस उसका उल्टा करना है। कंसीडर अ चार्ज Q at center of a spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface मान लिए, सेम तरीका। अब क्या है, यहां पे चार्ज Q है, इधर ही होगा आपको इलेक्ट्रिक वेक्टर, इधर ही होगा एरिया वेक्टर। उसी प्रकार यहाँ भी इलेक्ट्रिक वेक्टर भी उधर ही होगा, एरिया वेक्टर भी उधर ही होगा। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds बराबर 0 डिग्री। बाई सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, क्या होगा,
यूनिफॉर्म होगा, कितना होगा नहीं मालूम, यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। तो नाउ बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ देखा जाए तो ई डॉट डी एस बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं मालूम कितना है, क्योंकि इस बार गॉस लॉ हमको मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कूलम्स लॉ से लिखते थे वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन यह मालूम है कि जो भी होगा यूनिफॉर्म होगा, बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्या करना है, ई बराबर ई गुने डी एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बस यही चीज करना है कि दूसरा जब कूलम्स लॉ को प्रूफ करना है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं रखेंगे, फ्लक्स का वैल्यू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट रख देंगे। और जब गॉस लॉ प्रूफ करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख देंगे और ये क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट नहीं रखेंगे, यह प्रूफ करेंगे। ठीक है, बस ये दो चीज करना है और दोनों यह प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम गॉस लॉ से कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से गॉस लॉ हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक भी गलत हुआ, कूलम्स लॉ में कोई चेंजिंग अगर भविष्य में आता है तो ऑटोमेटिक गॉस लॉ गलत हो जाएगा। अगर कूलम्स लॉ गलत साबित होता है भविष्य में कभी, तो गॉस लॉ भी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अगर गॉस लॉ कभी गलत साबित होता है तो कूलम्स लॉ गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का पूरक है, बस एक ही है। आप किसी से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिमेट्रिक सरफेस रहने पर आपको गॉस लॉ ज़्यादा इजी होता है। सिमेट्री है, जैसे एक चार्ज है तो स्फीयर सिमेट्रिकल हमको मिल गया, लेकिन अलग अलग चार्ज रहेगा रैंडमली ओरिएंटेड, तो कोई एक कॉमन ऐसा सरफेस नहीं मिलेगा जिससे आसानी से गॉस लॉ लगा सके, तो वो फिर कॉम्प्लिकेटेड रहता है। कूलम्स लॉ फिर वहाँ पे वेक्टर फॉर्म में यूज करके आसानी से बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आप पहला ये गॉस लॉ पर क्लियर हो जाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, गॉस लॉ क्या है, इससे पहले का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लो। ओके, बाय बाय, सी यू।